हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो इवोल्यूशनिज्म के स्कूल को। ये हमारे सिलेबस के चैप्टर नंबर 6 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का एक पार्ट है। थ्योरीज में हम जो 19 सेंचुरी की थ्योरीज थी उसको कवर कर चुके थे। 19 सेंचुरी से मतलब है इन्होंने इवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट दिया था, जिसमें क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म या डिफ्यूजन जैसे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। अब जो नियो इवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट है, नियो का मतलब ही होता है न्यू, तो ये न्यू इवोल्यूशन है क्योंकि ये बाद में एमर्ज हुआ था। 19 सेंचुरी का इवोल्यूशन के बाद इसको 20th सेंचुरी इवोल्यूशनिज्म भी बोला जाता है, नियो इवोल्यूशनिज्म को। तो इस कंसेप्ट ने ये न्यू क्यों एमर्ज होने की नीड क्या पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास पहले इवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट था, जिसमें हमने क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, डिफ्यूजन, इन सारे कंसेप्ट्स को देखा था। इनमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ क्रिटिसिज्म इनका करने लायक था, कुछ कमियां थी इनमें, जिसको टैकल करा नियो इवोल्यूशनिज्म में। तो ऐसी क्या कमियां थी या क्या कोर कंसेप्ट है नियो इवोल्यूशनिज्म के, उसको जानते हैं। कमियों की अगर बात करें तो इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को कुछ बेसिस पे, कि ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म था ये शॉर्ट ऑफ था एम्पिरिकल डाटा के। तो डेटा की यहाँ पर कमी थी, ये जो भी बात कहते थे वो डेटा की शॉर्ट कमिंग्स पे देते थे। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि डिफ्यूजन का कंसेप्ट जो है, उसका डिफ्यूजन का एग्जैक्ट रीजन जो है वो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म स्कूल नहीं बता पाया था। डिफ्यूजन का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी कल्चर का कोई एलिमेंट है जिसको कल्चरल ट्रेट बोला जाता है, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया से फर्दर बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज में एक सेंट्रल लोकेशन से बहुत सारे पॉइंट्स में डिफ्यूज आउट होता है, स्प्रेड आउट होता है। इसीलिए ये जो कल्चरल ट्रेट फॉर एग्जांपल A1 यहाँ पर प्रेजेंट है, वही कल्चरल ट्रेट A1 बाकी सारे एरियाज में भी प्रेजेंट होगा। इसलिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज जो वर्ल्ड के हैं वहां पे कल्चरल सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये कल्चरल सिमिलैरिटी का रीजन डिफ्यूजनिज्म स्कूल बताता है कि कल्चर का डिफ्यूजन है। लेकिन ऐसा क्यों होता कि है कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से, एक सेंट्रल लोकेशन से ही दूसरे लोकेशंस पे कोई एक कल्चरल ट्रेट स्प्रेड आउट होता है, इसका रीजन या इसका एक सॉलिड रीजन या एम्पेरिकल डेटा डिफ्यूजनिज्म स्कूल के पास प्रेजेंट नहीं था कि वो अपनी इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। तो इस शॉर्टकमिंग को टैकल करा न्यू एवोल्यूशनिज्म ने। सेकेंड, इसकी शॉर्टकमिंग की बात करें तो ये निग्लेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को एज अ फैक्टर इन द कल्चरल चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई कल्चरल ट्रेट प्रेजेंट है A1, अब यहाँ पे अगर स्प्रेड होगा तो मान लीजिए यहाँ पर इनका खुद का कल्चरल ट्रेट कोई B प्रेजेंट था, यहाँ पे इनका कल्चर C प्रेजेंट था, यहाँ पे इनका कल्चर D प्रेजेंट था, और जब ये इस कल्चरल ट्रेट A1 का डिफ्यूजन होगा इन जियोग्राफिकल एरियाज में, तो यहाँ पे A1 इनके साथ एड ऑन हो जाएगा और इंटरमिंगल होके कुछ अलग ही कल्चर का फॉर्मेशन होगा, जो ना तो इनको इनसे सिमिलैरिटी भी रखता है, डिफरेंसेस भी रखता है, इनसे डिफरेंट कुछ एक अलग कल्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में ओरिजिनली B कल्चर प्रेजेंट था, उस ओरिजिनल B कल्चर में चेंज आके कुछ एक अलग कल्चर इमर्ज हुआ है। तो ये कल्चरल चेंज हो गया डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन डिफ्यूजनिज्म का स्कूल नहीं बताता कि ऐसा भी कोई फैक्टर हो सकता है कि कोई एक चीज कल्चरल चेंज में जो है डिफ्यूजन, वो एक रोल प्ले कर सकता है। इसको डिफ्यूजनिज्म स्कूल नहीं बताता। तो ये भी इनकी एक शॉर्टकमिंग थी, जबकि डिफ्यूजन की वजह से कल्चरल चेंज आते हैं। थर्ड, साइकिक यूनिटी की बात करते हैं। साइकिक यूनिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? साइकिक वर्ड ही इमर्ज हुआ है, साइकोलॉजी से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी किसी की ब्रेन की थिंकिंग है, बिहेवियर है, तो वो ब्रेन लेवल पे बात करते हैं। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड कहती है कि ह्यूमन माइंड जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशंस, वो हर जगह सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन यूरोप में रह रहा है और कोई एक पर्सन एशिया में रह रहा है, तो इनका जो ह्यूमन माइंड है, क्योंकि ह्यूमन जो है एशिया में भी रह रहे हैं, यूरोप में भी रह रहे हैं, तो ह्यूमन माइंड लेवल पे जो है वो सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो साइकिक यूनिटी ऑफ माइंडकाइंड का कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड में सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसलिए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में कल्चरल सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन अब इस कंसेप्ट में क्या शॉर्टकमिंग है कि जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म स्कूल देता है, वो इस चीज को निग्लेक्ट कर देता है कि कल्चरल सिमिलैरिटीज पाए जाने के साथ साथ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का भी कोई कंसेप्ट होता है कि हिस्ट्री जो होती है वो एक किसी एरिया की पर्टिकुलर होती है। मतलब अगर यहाँ का कल्चर ए है, एक मान लीजिए ये यूरोप है, यूरोप का कल्चर अगर ए है, तो एशिया का कल्चर उससे कुछ अलग होकर बी ही होगा, वो एग्जैक्टली ए सेम नहीं होगा। तो एक एरिया
का जो हिस्ट्री है वो पर्टिकुलर होती है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को ये क्रिटिसाइज निग्लेक्ट कर देते हैं। देन कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट को भी ये निग्लेक्ट कर देते हैं कि किसी एक एरिया का कल्चर जो है वो अपने आप में यूनिक होगा, वो कल्चरल सिमिलैरिटी एग्जैक्टली सेम हर एक एरिया की नहीं पाई जा सकती, तो इस बेसिस पे भी ये क्रिटिसाइज होता है। जबकि नियो इवोल्यूशनिज्म जो स्कूल है वो एम्पेरिकल डेटा पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, वो साइंटिफिक मेथड पे फोकस करता है, तो इस तरह से नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल यहाँ पर डिफर करता है। इसके अलावा इसके फोकस पॉइंट की बात करें नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल की, तो ये एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करता है। ये एक इक्वेशन देते हैं लेस्ले वाइट, यहाँ के जो थिंकर हैं, नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर है, ये एक इक्वेशन देते हैं कि E इज इक्वल्स टू T इंटू C। यहाँ पर सी कल्चर है, तो ये कहते हैं कि किसी के एरिया का कल्चर जो है वो इम्पैक्टेड होता है, एनर्जी कितना उसमें ट्रांसमिट करा है, और उस वहाँ पे उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पर किस टाइप की टेक्नोलॉजी वहां की सोसाइटी के पास प्रेजेंट है, तो कल्चर इन चीजों पे भी डिपेंड करेगा। तो ये लेस्ली वाइट कहते हैं कल्चर एडवांसेस एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्वेस्ट पर कैपिटा पर ईयर इंक्रीजेस। जैसे जैसे पर कैपिटा पर ईयर एक पर्सन, जो पर कैपिटा मतलब एक पर्सन जितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है पर ईयर, एक साल में जितनी कंज्यूम कर रहा है, वो जैसे जैसे एनहेंस्ड होती जाएगी वैसे वैसे उस एरिया का कल्चर जो है वो एनहेंस्ड होता जाएगा। तो ये लेस्ली वाइट का कंसेप्ट कहता है। इसके बाद यहाँ पे एक थिंकर हम पढ़ते हैं जूलियन स्टीवार्ड। जूलियन स्टीवार्ड कंसेप्ट देते हैं मल्टी लीनियर इवोल्यूशन का। जैसे कि हमने क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म स्कूल में पढ़ा था कि ये इवोल्यूशन के कंसेप्ट को कहते हैं कि ये यूनिलीनियर होता है। जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट कहता है कि जो कोई भी कल्चर है, वर्ल्ड का कोई भी कल्चर, वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, वो सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, इसी यूनिलीनियर लाइन में ये फॉलो करेगा अपने कल्चर को। पहले सेवेजरी होगी, उसके बाद किसी भी कल्चर का में कल्चरल स्टेज में बार्बरिज्म आएगा एंड देन सिविलाइजेशन आएगा। लेकिन नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल इसको क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि मल्टी लीनियर इवोल्यूशन होता है। किसी एक कल्चर का जो इसी एक एरिया का जो कल्चर है वो किसी एक पाथ को फॉलो कर सकता है, जबकि दूसरा जो कल्चर है, मान लीजिए ये कल्चर ए है, ये कल्चर बी है, तो ये किसी दूसरे ही पाथ को फॉलो कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही कल्चर सेम पाथ को फॉलो करे, यूनिलीनियर मैनर में ही फ्लो करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं और मल्टी लीनियर इवोल्यूशन का कंसेप्ट देता है नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल। ये कल्चरल पैरेलल्स की भी बात करते हैं कि जो सोसाइटीज है, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज है, वहाँ पे कल्चरल पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल से यहाँ मतलब है, मान लीजिए ये सोसाइटी ए है, ये सोसाइटी बी है, अगर इस सोसाइटी की इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इस सोसाइटी की इन्वायरमेंटल कंडीशंस सेम है, मान लीजिए वो E1 है, और दोनों ही सोसाइटी की टेक्नोलॉजी भी सेम है, मान लीजिए T1 है, सॉरी अगर सेम थी तो E1 आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी सेम है, T1 है, तो दोनों ही अगर सोसाइटीज की इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी सेम है तो इनका कल्चर जो है वो सिमिलर पाथ फॉलो करेगा। सिमिलर पाथ फॉलो करेगा मतलब वो पैरेलली डेवलप्ड होगा, सिमिलर पाथ को फॉलो करते हुए दोनों कल्चर्स पैरेलली डेवलप्ड होंगे। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने बोला कल्चरल पैरेलल्स, कि अगर एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती है, तो वहां पे कल्चरल पैरेलल्स डेवलप होंगे। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल देता है दैट इज इवोल्यूशन एंड पैराबोलिक कर्व थ्योरी। ये कहते हैं कि कल्चर का इवोल्यूशन जो है वो यूनिलीनियर मैनर में ना चल के, वो यूनिवर्सली एक जैसा ना चल के, वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं लैंड ऑनरशिप का। एक सोसाइटी जब वो बहुत अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है, एक सोसाइटी में रैंडमली, एक सोसाइटी है रैंडमली कुछ लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की एब्सेंस में ये जो लैंड जिसपे ये सोसाइटी या सोसाइटी के मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो रह रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की एब्सेंस में, तो ये जो लैंड है वो इसकी ऑनरशिप कम्युनिटी की होगी, कि जो जहाँ पे रहने लग गया उसकी वो लैंड होगी, तो कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द लैंड। ये यहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा है। धीरे धीरे जब सोसाइटी की पॉपुलेशन एनहांस होती जाएगी, लोगों का मेंटल लेवल बढ़ेगा, तो सोसाइटी में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म होंगे। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जब फॉर्म होते हैं तो सोसाइटी में प्राइवेट ऑनरशिप बढ़ती जाती है, जो लैंड है वो प्राइवेट लोग ज्यादा ऑन करने लग जाते हैं रादर देन की कम्युनिटी ऑनरशिप है। तो जैसे ये चीज अगर पीक पे आ जाती है कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द लैंड आने लग जाती है, फिर भी सोसाइटी में एक एनार्की की कंडीशन एस्टैब्लिश होने लग जाती है, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। फिर इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए फिर से सोसाइटी एक कम्युनिटी ऑनरशिप पे
चली जाती है, तो वो जाना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सोसाइटी का जो कल्चर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है और विद टाइम वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके उसी पॉइंट पे वापस से आने के लिए टेंड करता है। तो इसको बोला जाता है कि ये पैराबोलिक कर्व को फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर है। तो ये कंसेप्ट कहता है। अब हमने बेसिक पढ़ लिया कि नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल क्या कहना चाहता है। अब एक एक करके हम पर्टिकुलरली इनके थिंकर्स ने क्या क्या कंसेप्ट दिए, क्या क्या थ्योरीज दी, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थिंकर नेम वीजी चाइल्ड। ये नियो इवोल्यूशनरी स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जैसे मैन मेक्स हिमसेल्फ। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी जिसमें से आती हैं द डॉन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सोशल इवोल्यूशन जैसी बुक्स। अब इन्होंने अपनी स्टडी करी थी, ये इन्होंने फील्ड वर्क करा था, एक तरीके से स्टडी करी थी और अच्छा सा डेटा कलेक्ट करा था। इन्होंने ईस्ट और यूरोप में अपनी स्टडी को कंडक्ट करा था और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी एक रिवोल्यूशनरी स्कीम दी थी। इन्होंने बताया था कि कुछ तरह के वर्ल्ड में विद द टाइम रिवोल्यूशंस आए थे जिसकी वजह से एक सोसाइटी इवॉल्व हुई है, सोसाइटी में मेजर चेंजेस आए हैं। ये 3 इवोल्यूशंस को डिफाइन करते हैं, 3 इवोल्यूशंस मेजर इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ये कहते हैं कि रिवोल्यूशन आया जब फूड प्रोडक्शन मेजर लेवल पे शुरू हुआ या एग्रीकल्चर का सिस्टम शुरू हुआ, जिसको हम नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि नियोलिथिक फेज़ में हमें पता है एग्रीकल्चर जो है उसका शुरुआत हो चुकी थी अच्छे से। तो फूड प्रोडक्शन को ये वन ऑफ द रिवोल्यूशंस मानते हैं अपनी रिवोल्यूशनरी स्कीम में। सेकंड ये कहते हैं अर्बनाइजेशन एक टाइप ऑफ रिवोल्यूशन है। अर्बनाइजेशन जो हम इंडिया में देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अब तक हमें ओल्डेस्ट रिमेन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो मिलते हैं वो अर्बनाइजेशन के मिलते हैं। इससे पहले की सिविलाइजेशंस को रूरल सिविलाइजेशन कंसिडर किया जाता है। तो ये अर्बनाइजेशन को भी वन ऑफ द रिवोल्यूशंस बोलते हैं। थर्ड ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक तरह का रिवोल्यूशन था, क्योंकि उससे भी सोसाइटी में मेजर चेंजेस आए हैं और मेजर उसमें सोसाइटी को फॉर्म करने में, सोसाइटी को विद टाइम इवॉल्व करने में हेल्प डाउन करा है। तो ये 3 तरह के रिवोल्यूशंस बताते हैं और अपनी रिवोल्यूशनरी स्कीम को बताते हैं। देन नेक्स्ट ये बात करते हैं कि ये जैसे हमने नियो इवोल्यूशनरीज में पढ़ा था कि ये मेजरली जो ये स्कूल है वो मल्टीलीनियर इवोल्यूशन की बात करता है, लेकिन चाइल्ड जो है ये यूनिलीनियर इवोल्यूशन जो क्लासिकल इवोल्यूशन स्कूल कहता था उसी को सपोर्ट करते हैं। यूनिलीनियर से हमें हमें पता था कि एक ही लाइन में एक कल्चर का इवॉल्व होना, सारे कल्चर्स का इवॉल्व होना जो एक किसी वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रह रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली डिफाइन करते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज थी वहां पे सैवेजरी प्रिवेल करती थी। नियोलिथिक जब फूड प्रोडक्शन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तब बार्बरिज्म प्रिवेल करती थी, तब जो कल्चर था वो बार्बरिज्म का था। देन कॉपर एज में हायर बार्बरिज्म शुरू हो गया। एंड देन अर्ली ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, उसका भी अर्ली ब्रॉन्ज एज, यहाँ पर प्रॉपर सिविलाइजेशन शुरू हो गया था। हमें पता है क्लासिकल स्कूल भी यही कहता था, सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, यही था यूनिलीनियर इवोल्यूशन। तो चाइल्ड भी इसी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं पैलियोलिथिक में सैवेजरी था, नियोलिथिक फेज में बार्बरिज्म का कल्चर आ गया, कॉपर एज में हायर बार्बरिज्म का और अर्ली ब्रॉन्ज एज में सिविलाइजेशन का कल्चर आ गया। तो ये था कंसेप्ट, या इस थिंकर ने, वीडी चाइल्ड ने इन कंसेप्ट्स को बताया था। नेक्स्ट जिस हम थिंकर की बात करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट जिस थिंकर की हम बात करने जा रहे हैं वो है लेस्ली वाइट। ये भी नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी द साइंस ऑफ कल्चर, या इन्होंने कल्चर के बारे में बताया था, तो कल्चर से रिलेटेड बुक्स लिखी थी। एक इन्होंने लिखी थी द इवोल्यूशन ऑफ द कल्चर, कल्चर के इवोल्यूशन के बारे में ये बुक बताती है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जो कल्चर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर कैपिटा पर ईयर, कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी, वो उसके कल्चर को बताती है। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर एनहेंस्ड होता जाएगा उतना ही उसी एक एरिया का कल्चर जो है वो एनहेंस्ड होता जाएगा। तो कल्चर जो है वो एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके अलावा कल्चर जो है वो इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एनर्जी, एनर्जी को किस तरीके से
कंट्रोल किया जा रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी एक एरिया का कल्चर। ये बताते हैं कुछ फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं सोशो कल्चरल सिस्टम को। उन फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले ये कहते हैं टेक्नोलॉजी। किसी एरिया की टेक्नोलॉजी कितनी जितनी ज्यादा एडवांस्ड होगी उतना ज्यादा उस एरिया का कल्चर एडवांस्ड होगा। देन सेकंड है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी सोशल इश्यूज या सोशल इंट्रैक्शंस जो है वो सोशल सिस्टम को कल्चरल सिस्टम को इक्वली इम्पैक्ट डालते हैं, वो इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक एरिया के किसी एक सोसाइटी के कल्चर को। थर्ड है वहां की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक एरिया के कल्चर को शेप करती है, एक एरिया के कल्चर को जिस तरह से वो है उसको एज सच बनाने में हेल्प करती है। तो ये तीन फैक्टर्स ये बताते हैं कि किसी एक एरिया के सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को तीन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, सेकंड इज उसका सोशल सिस्टम या सोशियोलॉजी, एंड थर्ड वहां की आइडियोलॉजी। देन ये टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक एरिया का कल्चर कितना ज्यादा डेवलप्ड होगा ये वहां की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि वहां की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। तो टेक्नोलॉजी ने डिटरमाइन करा वहां के कल्चर को, इसलिए ये इसको वर्ड देते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये था कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था लेस्ली वाइट ने। नेक्स्ट थिंकर जो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं वो है जूलियन स्टीवार्ट। जूलियन स्टीवार्ट ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी है जिसमें से फर्स्ट आती है डिफ्यूजन एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंशन। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी जो थी द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। तो ये बेसिकली कल्चरल चेंज के बारे में बात करते हैं। ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन देते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोचेस का। हमने जैसे अब तक पढ़ा है कि इवोल्यूशनरी अप्रोचेस क्या क्या थी, कि अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या अप्रोचेस दिए अपनी कि इवोल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट कहते हैं कि यूनिलीनियर इवोल्यूशन, कि एक ही लाइन में इवोल्यूशन चलता है, जो कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में ने भी दिया था कि सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, इस तरह से किसी एक एरिया का कल्चर किसी भी एरिया का कल्चर इवॉल्व करता है। तो यूनिलीनियर इवोल्यूशन। सेकंड यूनिवर्सल इवोल्यूशन, तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी एरिया का कल्चर सेम पाथ को फॉलो करता है, तो ये हर एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जो कंसेप्ट बात करता है वो होता है यूनिवर्सल। इसको सपोर्ट करा था वाइट ने, एल वाइट ने एंड वीजी चाइल्ड ने। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है इवोल्यूशनरी अप्रोच में इवोल्यूशन किस तरह से होती है, थर्ड है मल्टीलीनियर। मल्टीलीनियर से मतलब है कि हर एक एरिया का अलग से कल्चर इवोल्यूशन का पाथ फॉलो होगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम नहीं रहेगा, वो सिमिलर नहीं रहेगा, वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो एक ही लाइन में नहीं चलेगा। इसको फॉलो करते हैं जो थिंकर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट ने ये मल्टीलीनियर इवोल्यूशन के कंसेप्ट को सपोर्ट करा था। फिर इसके बाद इन्होंने इसके अलावा एक कंसेप्ट दिया था कल्चरल इकोलॉजी का। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इकोलॉजी वर्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। तो कल्चरल इकोलॉजी का मतलब है कि कल्चर को इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना, मतलब कि एक कल्चर किस तरह से इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ये सपोर्ट करते हैं इस कंसेप्ट को कि इन्वायरमेंट जो है वो किसी कल्चर को शेप्ड करता है। एक ये एम्फसाइज करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का कल्चर है वो हैबिटेट इंटरेक्शन से डेवलप्ड होता है, कि ह्यूमन ने नेचर में रहकर अपने इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट करके जो चीज डेवलप करी है वो उनके कल्चर फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है एज सच जिस तरीके से वो प्रेजेंट है। इसके अलावा जूलियन स्टीवर्ट ने एक कंसेप्ट दिया था कल्चरल कोर का। इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक कल्चर है किसी एरिया का। अब इस कल्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस कल्चर को फॉर्म करते होंगे, जिनको कल्चरल ट्रेट्स बोला जाता है। कल्चरल ट्रेट एक कल्चर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं, स्मॉलर एलिमेंट्स जिनसे मिलके बन के कल्चर बना होता है। अब विद टाइम इस कल्चर का हर एक एलिमेंट में तो चेंज नहीं आएगा, बट जूलियन स्टीवर्ट का फोकस जो था वो कल्चर के इवोल्यूशन को बताने पे था कि विद टाइम कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ है। तो कुछ कंपोनेंट्स तो कल्चर के ऐसे होंगे जो विद टाइम चेंज नहीं हुए होंगे या उनमें कोई मेजर चेंज नहीं आया होगा, वो एज सच विद टाइम इवॉल्व होते गए होंगे, एज सच वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड करते गए होंगे। तो जूलियन स्टीवर्ट ने इन कंपोनेंट्स को ना पढ़ते हुए सिर्फ उन कंपोनेंट्स को पढ़ा जो विद टाइम इवॉल्व हुए हैं, विद टाइम चेंज हुए हैं। तो उन कंपोनेंट्स को ये बोलते हैं कल्चरल कोर। ये कल्चरल कोर ये चेंज क्यों हुए हैं, क्योंकि इन्होंने विद
चेंज ऑफ द टाइम, जो चेंज इन द इन्वायरमेंट आया उसके साथ खुद को अडेप्ट करा। तो कल्चरल कोर कल्चर के वो एलिमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्चरल कोर। और इसी को जूलियन स्टीवर्ट ने फोकस करा था, इसी के बारे में जूलियन स्टीवर्ट ने पढ़ा था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं, साहलिन्स एंड सर्विसेज। ये नियो इवोल्यूशनिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी इवोल्यूशन एंड कल्चर इन द 1960। इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करा है कल्चरल स्फीयर में। दो डायरेक्शंस में ये कहते हैं कि ये मूव करते हैं, या तो वो जनरल इवोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जनरली जो पाथ फॉलो करते हैं वर्ल्ड के सारे कल्चर्स, या वो स्पेसिफिक इवोल्यूशन हो सकता है कि जो इवोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया में जिस पाथ को फॉलो करके कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है या कल्चर ने उस इवोल्यूशनरी पाथ को फॉलो करा है। जनरल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, उसको फॉलो करता है एग्रीकल्चर। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये वर्ल्ड ओवर लगभग ये जो साइकिल है, ये जो पाथ है वो सेम रहा है, तो इसको इन्होंने नाम दिया जनरल इवोल्यूशन। स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात करें, रेफर्स टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ चेंज एंड एडेप्टेशन टू पर्टिकुलर सोसाइटी, क्योंकि पर्टिकुलर सोसाइटी में पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो ये पर्टिकुलर अलग होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द न्यू इवोल्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।